फाइन। तो देखो हम लोग करते हैं डे टू डे करंट अफेयर्स। अब इसमें तुम लोग को काफ़ी कुछ समझना होगा। ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हर समय से है ना, जानते हो कि जब रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो रसिया कितना बार धमकी दिया है यूरोप को, यू नो राइट, है ना, कि गैस नहीं देंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा तुम लोग का, विंटर में सुकुड़ जाओगे, यही था ना स्टेटमेंट, है ना, हाँ जम जाओगे। अब देखो हुआ क्या कि ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, पहले भी एक फर्स्ट जो पाइपलाइन था उसका नाम नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन। नॉर्थ स्ट्रीम क्यों? क्योंकि वो उस जगह से पास होता है, इस जगह से, वो जगह का नाम नॉर्थ स्ट्रीम, ये वाला जगह, ठीक है, ये वाला जगह बाल्टिक सी से क्रॉस होते हुए जाता है। तो ये बोला कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्या होता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? अब आरोप लगा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन ने यहाँ पे पाइपलाइन को गड़बड़ी किया, पाइपलाइन पे तोड़फोड़ किया, इसलिए ठीक से गैस पास नहीं हो पा रहा है, ना ही जर्मनी को मिल पा रहा है, ना ही जर्मनी के अगल बगल का जो भी कंट्री है उसको नहीं मिल पा रहा है ठीक से गैस। तो यूक्रेन के ऊपर ब्लेम लगा। मैं कई लोग कहता है कि जो यूक्रेन पे आप ब्लेम दे रहे हो, एक्चुअली यूक्रेन पे ब्लेम नहीं लगना चाहिए। रसिया डेलिबरेटली ये चीज़ कर रहा है और यूक्रेन पे ब्लेम लगा रहा है। समझे, एक साल पहले का घटना है वो आया है। देखो, जर्मनी डिफेंस मिनिस्टर वार्नड अगेंस्ट जंपिंग इनटू कंक्लूजन अबाउट who sabotaged the Nord Stream pipeline that carries gas from Russia। तो ये बोला कि नहीं, इट इज़ अ टू अर्ली ये बोलना कि यूक्रेन अटैक किया है कि नहीं किया है, हम अभी कुछ नहीं देंगे डिसीजन, हो सकता है ये रसिया का ही कंस्पिरेसी हो। समझ गए स्टूडेंट? ही वॉज रिस्पॉन्डिंग टू, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कि यूक्रेन का क्या दिक्कत हुआ है ना, ये एक्चुअल में यूक्रेन की वजह से ही ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो तबाह हुआ है, तो वो नहीं बोला क्योंकि उसको पता है हो सकता है रसिया किया हो और आरोप लग रहा है यूक्रेन के ऊपर। आगे देखो, अब तुमको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नजर आएगा। अब देखते हो ये जितने भी ओसानिया कंट्री, सब ओसानिया है कि नहीं है, सेकंड बता रहे हैं, आगे बढ़ जाओ। 51 ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड फिजी। फिजी जानते हो ना, ओसानिया का हिस्सा है, फिजी दिख रहा है तुम लोग को फिजी मैप में। अब देखो हो क्या रहा है, एक तो ऑकस में जानते हो ना, ये तीनों कंट्री साथ में आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूके और ऑस्ट्रेलिया। अब इस चीज़ को लेके इंडिया का भी प्रतिक्रिया है कि यार सही नहीं है, मतलब एक दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा ना, आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये लोग भी घबराया हुआ है, ओसानिया वाला भी घबराया हुआ है, और ओसानिया का बहुत सारा जो आइलैंड है वो तो चाइना के साथ दोस्ती कर लिया है, सिक्योरिटी पैक्ट हो गया है। तो ऐसे केस में दो चीज़ करना होगा ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहले जाके ये जितने भी ओसानिया कंट्री है उसको जाके आश्वस्त करना कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑकस में जो भी साइन हुआ है, न्यूक्लियर सबमरीन आ रहा है हमारे पास, उसे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर 1 ये विश्वास दिलाना, और दूसरा ये है कि ये भी बोलना कि ए चाइना के साथ मत जाओ तुम लोग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को डर है। ऐसे भी इंडो पैसिफिक में देखते हो ना चाइना कितना कंट्रोल हो चुका है, तो इस चीज़ को लेकर न्यूज़ में आया था। देखो, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड फिजी टू अश्योर द कंट्री and other South Pacific countries that AUKUS deal does not mean Australia is abandoning its commitment। यानी कि जो AUKUS डील कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का जो कमिटमेंट था उससे हम दूर भाग रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा, इस रीजन कुछ नहीं होगा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है, उसको कंटेन करने के लिए कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इसको ये भी डर है ऑस्ट्रेलिया को कि बार बार कुछ जो आइलैंड कंट्री है उधर चाइना के पाले में जा रहा है, वो तो कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। अब तुम जानबूझ के न्यूक्लियर रेस भी चलाना चाहते हो यहाँ पे, तो और चाइना की तरफ भाग जाएगा ये सब, तो बैलेंस करने के लिए गया है फिजी में जाएगा तो अगल बगल कंट्री पर असर पड़ेगा ही उस चीज़ का। तो हिज विजिट कम्स एज द चाइना देखो रिन्यूड इट्स पुश फॉर अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सेवरल नेशंस इन द रीजन। समझ गए ना, तब गए हैं जब कि चाइना प्रयास कर रहा है अपने तरीके से कि बहुत सारा कंट्री को यहाँ से साध ले और अपने ब्लॉक में ले ले। तो फिर देखते हो ना वो मुंह पे ही आके अटैक करेगा चाइना फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना का रिलेशन दिन प्रतिदिन खराब होते चला जा रहा है स्टूडेंट। समझ गए ना, जब कोविड-19 आया था तो जो जितने भी चाइनीज स्टूडेंट थे बहुत ही ज़्यादा लोग के ऊपर ना वो हुआ है, उल्टा पुल्टा काम हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे देखो, ये देखो लेबनान का क्या हुआ, करेंसी का क्या स्थिति हुआ। 1 लाख लीरा, मतलब लेबनान का करेंसी का नाम है, 1 लाख लीरा पे $1 इक्वल टू $1, ये स्थिति है। हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब करेंसी खत्म हो गया आपका।
पूरा करेंसी का वैल्यू ही खत्म हो गया। देखो ये स्थिति है कि लेबनीज लीरा जो है वो 1 लाख वहाँ का जो 1 लाख है वो इक्वल टू $1 हो गया। बताओ 99% वैल्यू खत्म हो गया इसका, है ना। देखो करेंसी, बट देखो इट हैज़ लॉस्ट 99% इट्स वैल्यू। समझ गए ना। जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था लेबनान में 2019 के बाद, अभी देखोगे तो बहुत बुरा स्थिति हो गया इसका करेंसी। आगे देखो ये सेम चीज़ हुआ था ना जिम्बाब्वे के साथ भी कुछ साल पहले। हाँ देखो होंडुरस आया है न्यूज़ में स्टूडेंट। अब जब होंडुरस आ रहा है तो तुम जानते हो कि एल सल्वाडोर भी न्यूज़ में रहा ही है ना, टेररिस्ट डिटेंशन सेंटर के लिए। और उसमें जो आबादी जो भरा गया है वो लगभग 2% आबादी बढ़ा गया है। एडल्ट पीपल के कंपेयर में 2% आबादी अंदर डाला गया है। वही प्रेसिडेंट जो कि न्यूज़ में आए थे एल सल्वाडोर का, ये जितना भी एरिया है सब सेंट्रल अमेरिका का रीजन है जितना भी है। और ये कंट्री बहुत ही नोटोरियस है, किस सेंस में, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब गलत गलत चीज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो, मगर अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तो ये चाइना का एंगल है यहाँ पे। देखो चाइना कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करने देगा कि ताइवान उससे अलग है, क्योंकि चाइना का 1 चाइना पॉलिसी चलता है। बहुत सारे कंट्री ने डिप्लोमेटिक टाइज किया है ताइवान के साथ। डिप्लोमेटिक टाइज समझते हो ना, एम्बेसी का एक्सचेंज करना, कि आपकी कंट्री में मेरा एम्बेसी आपका भी है। जो भी कंट्री ताइवान से डिप्लोमेटिक टाइज करता है तो उसको चाइना पसंद नहीं करता है, और इसलिए चाइना बोलता है कि 1 चाइना पॉलिसी, अब हमसे डिप्लोमेटिक टाइज करिए तब हम जाके आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो ऑन सिमिलर पैटर्न होंडुरस क्या बोला कि ठीक है हम चाइना के साथ, जो मेनलैंड चाइना उसके साथ करेंगे। तो इसका मतलब ये डिप्लोमेटिक टाइज ताइवान के साथ नहीं कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो 12-15 कंट्री होगा जो डिप्लोमेटिक टाइज करता है। इंडिया भी नहीं करता है ताइवान के साथ, और हर समय ताइवान बोलता है कि कम से कम इंडिया कर देगा तो बहुत बड़ा बात है, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे भी हम। तो प्रेसिडेंट जो होंडुरस को बोला कि यस हमारा कमिटमेंट है कि हम डिप्लोमेटिक टाइज करेंगे चाइना के साथ। ठीक है, दिस मीन्स दैट द कंट्री विल नो लॉन्गर, देखो अब ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ताइवान को, पहले रिकॉग्नाइज करता था। अब जैसे ही डिप्लोमेटिक टाइज चाइना के साथ हुआ तो जो पहले डिप्लोमेटिक टाइज था ताइवान के साथ वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप नंबर देखो 13 नंबर होगा, 13 नंबर ही कंट्रीज है वर्ल्ड में जो कि ताइवान को एज अ कंट्री ट्रीट करता है। यानी कि ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज किए, इसका मतलब क्या कि ताइवान को आप एक कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो कि चाइना होने नहीं देगा, चाइना पसंद ही नहीं करेगा। समझ गए ना। आउट ऑफ 13 देखो 7 तो तुम्हारा अमेरिका का है। तो इससे भी पता चलता है कि अमेरिका का, इसका मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप है यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स ज़बरदस्ती भी करता है कि देखो टाइज ताइवान के साथ करो, हाँ चाइना को वो करने के लिए। समझ गए ना। बिहाइंड मतलब कि जो भी मैप इन पर्सपेक्टिव रहा है, थोड़ा बिहाइंड द कर्टन देखते हैं अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्या कहूँगा इसको, मैं यही कह सकता हूँ कि ये मेंस राइटिंग सब में बहुत कारगर साबित हो सकता है। 2020 और 21 में देखो जो फ्राइट मूवमेंट है, फ्राइट मूवमेंट मतलब जो ट्रेन का जो मूवमेंट है, ट्रेन में बहुत सामान आता जाता है ना, उसमें से 44% केवल कोल का आदान प्रदान हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आयरन ओर का हुआ है 13%, फूड ग्रेन्स का मात्र 5% हुआ है, सीमेंट का 10% हुआ है, फर्टिलाइजर का 4% हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, बढ़िया समझना इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत सारा एसेंशियल सामान है खाने पीने का, वो चीज़ ट्रेन से नहीं होता है, ट्रेन से आदान प्रदान नहीं होता। वो यदि आदान प्रदान हो रहा है तो बसेस से हो रहा है, वो ट्रक से हो रहा है। तो मगर ट्रेन से होगा तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होगा उसका, ये फ़ायदा हो सकता है। समझे। तो कोई पूछेगा कि ट्रेन के फ्लाइट में सबसे ज़्यादा, समझे, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का होता है आदान प्रदान, कोल का होता है 44%। ठीक है, लगभग 1.2 बिलियन टन्स जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो वही बोला गया, ट्रांसपोर्टेशन नॉन बल्क कमोडिटीज़, यानी कि जो खाने पीने का जो फूड आइटम्स है उसका शेयर बहुत कम है, स्पेशली रेल फ्लाइट मूवमेंट में। वही सब ये रेल फ्लाइट मूवमेंट का ही दिया गया है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा देखते हो कि देखो टेक वार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ टेक वार। यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोला, यूनाइटेड स्टेट्स बोला कि ठीक है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सेमीकंडक्टर में, वो चीज़ हम तुमको नहीं देंगे, वो टेक्नोलॉजी। जानते हो कि जब सेमीकंडक्टर का बात आएगा तो सेमीकंडक्टर तुम्हारा ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सब अपने अपने चीज़ के लिए जाने जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है ना।
चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान जाना जाता है, असेंबल के लिए चाइना जाना जाता है। अब डर है कि चाइना कब अटैक कर देगा ताइवान को और कब ये चेन सिस्टम टूट जाएगा। तो इसलिए इंडिया देखो रिसेंटली क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील किया है ताकि हम भी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेटिव पार्टनरशिप में हिस्सेदारी कर सके, क्योंकि इंडिया बहुत पीछे है ना ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम में। जानते हो भारत बहुत पीछे है, और सेमीकंडक्टर ऐसे भी जानते हो इंडिया हाथ मतलब उठा लिया है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। देखो इसमें क्या क्या होगा, देखो कैसे सप्लाई चेन सिस्टम बेस्ट करें, ठीक है। फ्रेंड शोरिंग वाला बताए थे, फ्रेंड शोरिंग, क्योंकि इंडिया और यूएस तो फ्रेंड है, तो वो चाइना को तो बिल्कुल हीन भावना से ही देखता है, क्योंकि टेक वार चल रहा है। इधर चाइना भी बोल ही दिया है कि जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी है टेक्नोलॉजी है वो हम नहीं शेयर करेंगे, इससे इंडिया को तो फर्क पड़ेगा। बटरफ्लाई इफेक्ट बताए थे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक बेटर है, और जितना बेटर होगा क्लाइमेट क्लीन टेक्नोलॉजी ये सब बेटर है, टैलेंट डेवलपमेंट हर एक चीज़ में इंडिया और यूएस के बीच में अच्छा काम हो रहा है। आगे देखो, अब देखो पिछले वीक ही पढ़ाए होंगे तुम लोग को कि फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हुआ था। फ्रांस में प्रोटेस्ट किस लिए हुआ था? पेंशन को लेके प्रोटेस्ट हुआ था जी, जहाँ पे एज बढ़ा दिया गया था 62 to 65 ईयर्स। जो अभी का जनरेशन बहुत हेल्प करता है ना पेंशन के लिए उन लोग को, तो बोला कि अब जो रिटायरमेंट एज होगा वो 62 नहीं 65 होगा, तब जाकर तुमको पेंशन मिलेगा। इस चीज़ को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ। ग्रीस में भी प्रोटेस्ट हुआ था रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, याद है सभी चीज़। सिमिलरली यूके में प्रोटेस्ट हुआ, बट यूके में जो प्रोटेस्ट हुआ वो क्या कि वहाँ का जो खालिस्तानी लोग है उसने कहा कि वारिस पंजाब दे ग्रुप जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है इंडिया में। तो ये लोग पूरा वही जिसका अभी कौन लीड कर रहा है, अमृतपाल जो कर रहा है, ठीक है। अब क्या किया, हमारा एम्बेसी में जाके वहाँ पे हमारा झंडा उंडा गिरा दिया है, इसलिए आया है। देखो समझ गए, दे ब्रॉट डाउन द नेशनल ट्रैकलर इन इंडियन हाई कमीशन, वही हमारे एम्बेसी में किया। देखो ये भी 95 आ गया। समझ में तुम लोग को समझ में आ रहा है ना सभी चीज़? करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो समझ में आना चाहिए चीज़। देखो क्रेडिट इश्यूज देखो इससे पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर कितना अजीब होता है, गिरता है तो गिर ही जाता है। जैसे मान लो कि सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई आयरन इंडस्ट्री है, इसका जब वैल्यूएशन घटेगा तो उतना नहीं घटता है इसका। मैं एक बैंक इंश्योरेंस कंपनी जब वैल्यूएशन कम होना शुरू होता है तो पूरा गिर ही जाता है। देखो यही हाल हुआ है। बैंकिंग चेन जो यूपीएस बॉट स्मॉलर राइवल क्रेडिट फॉर द इतना ले लिया। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसका जो बहुत बड़ा तुम्हारा टोटल जो शेयर था वो घट के बहुत नीचे चला गया, इसलिए लगभग डिफॉल्ट होने के कगार पे है या हो भी गया ये, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बैंकिंग चेन द यूपीएस बॉट स्मॉलर राइवल क्रेडिट शूज फॉर $3 billion in an effort to avoid further market sharing turmoil in global banking, as announced by the Swiss president. The Swiss Federal Council, a 7-membered governing council, passed an emergency ordinance that allows the merger to go through without the approval of shareholders. The combined group would create a wealth manager with $5 trillion in a total invested assets. अब इसको कैसे समझोगे? इसको यही समझो कि जो क्रेडिट सूस था इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है वही गड़बड़ है लोग का। ये जो भी इन्वेस्ट करता है वो भी बहुत रिस्की एलिमेंट में कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी में एसेट किया था, तो क्रिप्टो करेंसी घटा, ये भी घटा, इसका भी वैल्यूएशन कम हो गया, अगला वाला ने खरीदा वो भी कमज़ोर हो गया, तो ये डाउनफॉल हो गया। बैंकिंग सिस्टम में ना एक डाउनफॉल होता है तो दूसरा भी डाउनफॉल होता है, और स्थिति ऐसा होता है कि बैंक रन हो जाते हैं, और ये भी बैंक रन वाला स्थिति हो गया। और जो इन्वेस्टर है जो उसमें पैसा लगाया होगा उस सब का स्थिति खराब है। समझ गए? आगे देखो, ये भी देखो कितना अच्छा न्यूज़ है भारत के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीएस कितना डिक्लाइन हुआ है, 5.5 हुआ है, जबकि 2 साल पहले कह सकते हैं 2-3 साल पहले कितना था तुम्हारा, डबल डिजिट में था, 15% के आसपास था। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा काम करा, बट हमें कुछ चीज़ पे काम करना होगा। हमें अभी भी क्रेडिट रिस्क असेसमेंट जो है उस पर काम करना होगा। किसी को आप लोन, यहाँ पे ध्यान दो, किसी को भी आप लोन दे रहे हो तो बढ़िया से समझ के लोन दो, नहीं तो इंडिया में लोन लेके भाग जाता है बाहर। ये फिर देखो कि वो फाइनेंशियल वाइबल है कि नहीं, वो आपको लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है। एक्चुअल में 2018-17 में गलती हुआ हमसे, आँख बंद कर, वो कब, वो गलती तो 2008-9 में ही हुआ था, आँख बंद करके आप दे रहे थे, उसका रिजल्ट आपको 2017 में देखने को मिला, एनपीएस बहुत बढ़ गया। तो ठीक है, अच्छी खबर है कि एनपीएस हमारा कम हुआ है, 5.5% है, बट अभी भी जो रिस्क है
यानी कि क्रेडिट रिस्क असेसमेंट वो ढंग से होना चाहिए। ये यहाँ पे देखो जापान, देखो जापान ने कहा है कि हम $75 बिलियन इंडो पैसिफिक रीजन में 2030 तक खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो हर कोई जाना चाहेगा इंडो पैसिफिक में जिस हिसाब से चाइना कंट्रोल है, तो जो बड़े बड़े कंट्री है, डेवलप कंट्री, वो सब कोई आना चाहता है। ऑकस एक बेस्ट एग्जाम्पल, मालाबार का जो एक्साइज है तुम्हारा, जिसको क्वाड कहते हैं हम लोग, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो इंडो पैसिफिक में जो प्रकोप बढ़ रहा है चाइना का, तो हर जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो भी है। देखो अभी जस्ट बताए थे ना कुछ दिन पहले, साउथ कोरिया और जापान एक साथ आना चाहता है। साउथ कोरिया और जापान, याद है जबकि कोरिया के ऊपर कितना जुल्म ढाया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, मंचूरिया के ऊपर कितना जुल्म ढाया, उसके बावजूद भी साउथ कोरिया स्पेशली कितना नज़दीक आ रहा है। नज़दीक इसलिए क्योंकि कॉमन एनिमी है, और कॉमन एनिमी वहीं पे नहीं, पूरा इंडो पैसिफिक में है। तो वो इसका रिजल्ट है एक्चुअली। देखो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा, लोन वोन देगा, है ना, असिस्टेंट देगा, ग्रांट देगा। देखो इंडिया जापान प्राइम मिनिस्टर आए थे, गोलगप्पा भी खाए थे, देखो कितना वायरल हुआ था वो चीज़, है ना। और वन मोर कर रहे थे जापान के प्राइम मिनिस्टर। पानी पूरी तो यार किसी को भी अच्छा लगेगा, तो पता है पानी पूरी हम खाते हैं, अच्छा खासा खाते हैं, बहुत अलग। मटका वाला चाय हो, फेंक दो, बायोडिग्रेडेबल है, बेस्ट है। देख रहे हो ना इंडिया का ये खासियत है। देखो इजराइल में प्रोटेस्ट हो गया, जो बोल रहे थे तुम लोग उस दिन, क्या रीज़न है? देखो प्रोटेस्ट अभी बहुत जगह हो रहा है, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट जाने हैं। इजराइल में प्रोटेस्ट होने का रीज़न ये है स्टूडेंट, कि जो वहाँ का जो बेंजामिन नेतान्याहू है, प्राइम मिनिस्टर है, अब उसका भी एक लंबा हिस्ट्री है, उस पर नहीं जाते हैं, मगर इसने कोशिश क्या किया कि जुडिशरी को सप्रेस करने का प्रयास किया, यानी कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को दबा रहा है। जैसे ही आदमी को पता चला, सब जनता उठ के आ गया। ये होता है डेमोक्रेसी। और फिर जो बिल पास उस करने वाला था, रोक दिया गया उसको, नहीं तो हालत ख़राब कर देगा। वहाँ का लोग बहुत अलग है, बहुत जागरूक है, तो इसलिए हर समय नेतन्याहू अपने पॉलिटिक्स में ना फ़लस्तीन का इशू लेके आएगा, वही गाजा वाला और वेस्ट बैंक वाला, वो इशू उठाएगा ही उठाएगा। आगे देखो, आखिर इंडिया चाइना 1+ पॉलिसी में क्यों नहीं फिट बैठा? कहाँ बैठेगा इंडिया, बताओ ना। इंडिया में कितना दिक्कत है, लेबर का स्किल नहीं है, सब बाजी वियतनाम मार लिया। वियतनाम मारा कि नहीं मारा? और इसका हिस्टोरिकल रीज़न भी है। वियतनाम देखो कुछ अभी भी एफडीआई बहुत अट्रैक्ट करता है, उसको जिस तरह अप्रोच में जाना चाहिए उसी अप्रोच में गया है। तो इस सेंस से कहोगे कि बेस्ट है वियतनाम, बट इंडिया वो चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर पाया उस चीज़ को। और देखो समझ गए, यानी कि हमारा जो इंडिया है फ्रेंड शोरिंग के लिए या रीशोरिंग के लिए उतना प्रायोरिटी नहीं होगा जितना वियतनाम सब है। याद है ना, फ्रेंड शोरिंग और रीशोरिंग, समझ गए, ये एक रीज़न है। आगे देखो, और दूसरा देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कमज़ोर है भारत में, समझे। तो देखो ये क्या क्या सर्वेलेंस मेथड होता है, न्यू वेरिएंट। अभी देखो न्यू वेरिएंट, अभी कोविड आ रहा है, पता चला तुम लोग को? मुंबई में क्या केस है अभी, महाराष्ट्र में भी केस बढ़ रहा है। हाँ, तो बढ़ रहा है, थोड़ा होशियार रहना तुम लोग। मगर अभी जो है वो बहुत ही वो वाला है, नॉर्मल वाला है, कोई ज़्यादा, बिल्कुल। तो देखो कैसे पता करोगे, इधर ध्यान दो। अभी जो आ रहा है वो बहुत ही वो है, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। बट यहाँ समझो तुम लोग, हमारे इंडिया में वायरस के ऊपर यानी कि जेनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए एक संस्था है, जिसको इंसैकॉक बोलते हैं, जो कि 10 कंसोर्टियम का मिला हुआ चीज़ है, और वहाँ पे टेस्टिंग होता है। और ये टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये टेस्टिंग हो तभी तुमको पता चलेगा कहाँ पे म्यूटेशंस आ रहा है, कितने वेरिएंट हो रहा है। तो हमारा कमी है कि इंसैकॉक जो कि 10 कंसोर्टियम का जो मिक्सचर है, यानी कि 10 यूनिवर्सिटी का जो एक कंसोर्टियम है, वो उतना अप्रोप्रिएट तरीके से ना जो काम चलना चाहिए था, जो रिसर्च चलना चाहिए था, जो टेस्टिंग चलना चाहिए, वो नहीं हो पाया जेनोम सीक्वेंसिंग का। तो ये कमी है, ये समझ गए। हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन का जानते हो क्यों भारत ने रिजेक्ट किया? तो बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। पेटेंट राइट्स ओवरग्रीनिंग लास्ट में आया था, बोला भागो यहाँ से। पीएम मित्रा भी तुम लोग को पढ़ाए थे, पीएम मित्रा पढ़ाए थे जी, वहाँ से आया है। पीएम मित्रा पढ़े हो क्लास में? पीएम मित्रा जी इंटीग्रेटेड उस दिन था तो सुबह, टेक्सटाइल से रिलेटेड। हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री जो है बहुत ही स्कैटर्ड है स्टूडेंट, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग अलग जगह पे है। सबको एक साथ करो, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा, इसलिए पीएम मित्रा था, ठीक है। और इसलिए
जानते हो कि कॉटन के लिए भी PLI स्कीम दिया गया था। स्पेशल मैरिज एक्ट फिर से न्यूज़ में है। क्या होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? बढ़िया सुनो ये चीज़। जैसे एक हिंदू लड़का को हिंदू लड़की से शादी करना है तो अपने हिसाब से हो जाएगा उसका। एक मुस्लिम गर्ल को मुस्लिम लड़के से ब्याह करना है तो कबूल है वो हो जाएगा उसका अपना, वो अपना पर्सनल लॉ से अपना है। हम लोग भी तो 7 जन्म लेते हैं, मरने और मिटने वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना है। मगर समझो कि एक क्रिश्चियन को हिंदू के साथ शादी करना है या एक हिंदू को मुस्लिम के साथ शादी करना है तो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए एक्ट पास हुआ है, डेट्स 1954। उसमें क्या करना, मान लो कि जैसे एक लड़का एक लड़की को शादी करना है तो पहले जाकर ऑफिस में जाना होगा उसको, रजिस्टर ऑफिस में, वहाँ पे आवेदन देना होगा और 30 दिन तक वो शादी नहीं कर सकता। 30 दिन नोटिस में चिपकाएगा। तो कई बार उसका गलत परिणाम भी होता है। सब भगवाधारी लोग पहुँचता है वहाँ पे, दंगा फसाद करेगा, पॉलिटिक्स निकालेगा वहाँ से, तो उसका एक लिमिटेशन है। मैं ये न्यूज़ में क्यों आया, इसका मतलब ये है स्पेशल मैरिज एक्ट इसलिए बना था क्योंकि इंटरफेस वाला जो शादी करे तो कहाँ शादी करेगा इस एक्ट से। तो जो तुम्हारा LGBT कम्युनिटी है वो कहता है कि हमारा भी प्रोविजन इसमें रख दीजिए ना, हमारा भी प्रोविजन है कि लड़का लड़का के साथ शादी करेगा, लड़की लड़की के साथ शादी करेगा, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना कर दीजिए प्लीज। तो बहुत दिन से गुहार लगा रहा है। चलिए इसलिए कॉन्टेक्स्ट में आया। हाँ सिविल वाला होगा, हाँ आ जाएगा। फैमिली ना दोनों में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दोनों में होगा। समझ गए ना, ये खत्म कर दिए। अब चलो रिसेंट टाइम में जो करंट अफेयर्स चला है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से। हर्सू क्रैब्स, देखो ये इतना डेंजर प्रजाति है, ये टर्टल की तरह दिखता है, छोटा बहुत छोटा प्रजाति है। 5th मास एक्सटिंक्शन भी हुआ है दुनिया में, 5 हुआ ना अभी तक, 6ठा की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मैं ये 5th मास एक्सटिंक्शन को भी सह लिया इसने और अभी तक जीवित है। ठीक है, तो इसलिए आया है देखो, हर्सू क्रैब्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ। और मेडिसिनली तो पूछो मत, इतना यूज है इसका, मेडिसिन में तो हर जगह यूज होता है इस चीज का। ठीक है, मगर देखो जो 5th एक्सटिंक्शन को झेल लिया, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको। जहाँ पे उसका नेस्टिंग ग्राउंड है, जहाँ पे वो बर्थ देता है ओडिशा कोस्ट में, वहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, इसलिए इन लोगों को दिक्कत हो रहा है नेस्टिंग करने सब में, नंबर 1। हालांकि मास एक्सटिंक्शन को झेल चुका है, अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर आदमी का जो इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। थोड़ा देखो इसके बारे में, तो वही बोला कि ओले रिडलेट सील टर्टल से तरह ये भी तुम्हारा क्या है कि डीप सी एनिमल्स, यानी कि वहाँ पे रहने वाला, सी के अंदर रहने वाला। ठीक है, अभी देखो इंडिया में कहाँ का प्रेजेंट है, ओडिशा का बालासोर जगह और दीघा और सुंदरबन बंगाल का जगह। ठीक है, वहाँ पे ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए आते हैं। जैसे ओली रेडियो टर्टल्स आता है ना, अरीबाड़ा होता है, मास नेस्टिंग होता है वहाँ पे, अरीबाड़ा प्रोसेस। और ये देखो सुटेबल साइट को ढूंढता है, वहाँ पे एक बर्थ करता है। ठीक है, बट देखो एक क्या हो रहा है, लोकल पीपल लोग डैमेज कर दे रहे हैं, तो ये खराब चीज़ हो रहा है। देखो ये क्यों उसको ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर कहा जाता है स्टूडेंट। पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज़ ये बताया कि बताओ 450 मिलियन ईयर्स अगो भी था ये प्रजाति, यानी कि 5th मास एक्सटिंक्शन को झेल के निकला हुआ चीज़ है। हम जानते हैं कि मास एक्सटिंक्शन मतलब 75% जो लिविंग है वो ख़त्म हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मास एक्सटिंक्शन, जहाँ पे 75% आबादी खत्म हो जाए। और हम जानते हैं कि 5th में तो लगभग 95 चला गया था, जहाँ डायनासोर्स भी वैनिश हो गया था। याद है, तुम लोग पढ़ाए तो है क्लास में, बताए थे डे टू डे करंट अफेयर्स में, बिल्कुल यही है। तो देखो क्रिएचर बताओ, कोई मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंजेस नहीं है, सेम उस समय भी वही था, अभी भी यही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, है ना। तो साइंटिस्ट सरप्राइज है कि इतना इम्यून सिस्टम कहाँ से हो गया इसको, कि इतना साल से ये चल रहा है। सोचो, बैक्टीरिया भी वही है, बैक्टीरिया का देखो वही इम्यून सिस्टम ही से तो हम बताए थे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म बनाए थे। आगे देखो, इट हैज़ अ वेरी, देखो यही बोला गया कि बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है इसका। देखो कहाँ नहीं, देखो रैपिड डायग्नोस्टिक रिजेंट्स में काम आता है। क्या होता है रैपिड डायग्नोस्टिक रिजेंट्स? जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। इंजेक्टेबल मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो डिजीज़ है उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है ये, है ना। प्रीक्लैम्सिया जो एक डिजीज़ है उसको भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। अब देखो बहुत कम ही कंट्री है जहाँ पे इस तरह का आबादी है, और इंडिया ब्लेस्ड है, इंडिया के पास भी है।
तो यस, हमें कंजर्व करना होगा ऐसे स्पीसीज को जो कि इतना लंबा अनुभव के साथ आ रहा है, बचाना होगा इस प्रजाति को। समझ गए स्टूडेंट? आगे देखो, देखो ये तो पहले भी आ चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू कर दिया कि ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पकड़ा जाए। अब बोल तो दिया, वही इसके ऊपर जेनोसाइड क्राइम लगेगा ना, यूक्रेन को इतना मारा है। आईसीसी में 123 कंट्री, जानते हो, हेग नीदरलैंड, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर। हमेशा इसको आरोप लगता है कि अफ्रीका को देखना नहीं चाहता है, उसके अगेंस्ट कुछ कुछ बोल देता है हमेशा। इंडिया बिल्कुल सिग्नेटरी नहीं है आईसीसी का, फिर हम आईसीजी का है, याद है ना? यहाँ पे देखो, तो आईसीसी ने इशू किया है अरेस्ट वारंट रशियन प्रेसिडेंट के लिए कि आपने क्या किया कि अनलॉफुल डिपोर्टेशन ऑफ यूक्रेन चिल्ड्रन, यानी कि यूक्रेन का बहुत सारा बच्चा लोग को ना रसिया में ला के रख दिया, ऐसे करके अंदर डाल दिया, वो भी गलत तरीके से। तो इसके लिए लगा था आरोप। रसिया क्या फ़र्क पड़ता है, रसिया मेंबर ही नहीं है आईसीसी का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रसिया बोला कि रशियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबली रिस्पॉन्सिबल, देखो इसको बोला कि जो बच्चा लोग है ना ट्रांसफ़र किया है यूक्रेन से रसिया की तरफ लाया है। तो रशियन से डैट आईसीसी डिसीजन टू इशू एन अरेस्ट वारंट फॉर द प्रेसिडेंट वाज लीगली वॉइड, बोला बेकार का चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जब मेंबर ही नहीं तो हमारे ऊपर लागू क्या होगा ये। हाँ, यदि व्लादिमीर पुतिन 123 कंट्री में जाए तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, मगर वहाँ पे भी कोई स्टेप नहीं लेने वाला है। एक तो ऐसे ही तुम्हारा आईसीसी बेकार बॉडी है, कोई काम का नहीं है। आगे रहे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी, हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से हो सकता है तो लिख लेना, ठीक है, हाथ पैर चलाओ थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे चाहिए, समझना होगा तुमको। देखो इन्वेस्टमेंट, बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, सही बात है ना, बैंक अपना पैसा लगाती है। देखो जितना भी मैच्योरिटी वाला जो बात आएगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी का जो बात आएगा तो हमेशा ये बॉन्ड में ही आ सकता है, ये बॉन्ड का ही बात हो सकता है, ये कभी भी शेयर से रिलेटेड नहीं हो सकता है, इतना समझो, कभी भी शेयर के साथ ये लागू नहीं होता है, बात समझे। देखो कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं। एक जो बॉन्ड होता है उसका नाम है हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक बॉन्ड का होता है तुम्हारा शेयरिंग बॉन्ड, बॉन्ड ऑफ शेयरिंग कह सकते हो, शेयरिंग बॉन्ड भी कह सकते हो या बॉन्ड ऑफ शेयरिंग भी कह सकते हो। तीसरा क्या होता है तुम्हारा ट्रेडिंग बॉन्ड, ये ट्रेडिंग बॉन्ड है। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं जो बैंक क्या करता है, खरीदता है सरकार का, एक हेल्ड टू मैच्योरिटी, एक शेयरिंग बॉन्ड यानी कि बॉन्ड ऑफ शेयरिंग, और तीसरा क्या है बॉन्ड ऑफ ट्रेडिंग या ट्रेडिंग बॉन्ड। समझ गए, तीन टाइप का होता है। इसमें क्या दिक्कत है, हेल्ड टू मैच्योरिटी में क्या है कि मान लो कि 5 लाख करोड़ का है ना, लंबा बोल रहे हैं, मान लो कोई भी डिजिट ले सकते हो, बैंक ने खरीदा, बॉन्ड खरीदा, और इसमें फिक्स है कि 1% आपका मिलेगा, ब्याज मिलेगा 1%, अरे क्योंकि इन्फ्लेशन जो था उस हिसाब से रेट था आपका, इन्फ्लेशन के हिसाब से कूपन रेट दिया जाता है। कूपन रेट जानते हो ना तुम लोग, कूपन रेट मतलब जो बैंक और गवर्नमेंट के बीच में जो तय हुआ है, बैंक और गवर्नमेंट के बीच में जो तय हुआ है कि कितना कितना हमको पैसा मिलेगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आखिर बैंक सब्सक्राइब कर रही है बॉन्ड को। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत आराम से बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो इसको। तो कूपन रेट मान लो कि 1% है, क्यों? क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन कम था, इंटरेस्ट रेट कम था, बट अचानक क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट 7% हो गया। और ये जो भी होता है तुम्हारा हेल्ड टू मैच्योरिटी, तो इसका तो टाइम फ्रेम होता है कि चलो 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो कितना भी ये बढ़ रहा है इसको कोई फर्क नहीं, इसको 1% मिलेगा, तो बहुत बड़ा लूजर हो गया ये। यदि अभी बॉन्ड खरीदता तो उसको 7% का ब्याज मिलता, कूपन रेट मिलता, मगर चूंकि कुछ दिन पहले खरीदा था, उस समय यही नहीं हुआ है यूएस के साथ, सिलिकॉन वैली में यही नहीं हुआ है जी। समझ में आ रहा नहीं चीज़? तो अब देखो, अब इसके पास एक ऑप्शन है कि ये बेच सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकता, बेच सकता है, मैं ये बेचेगा तो सबसे बड़ा लूजर है, ये बेचेगा सबसे बड़ा लूजर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उस समय इसका जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड का वैल्यू घट जाएगा, बॉन्ड का वैल्यू घट जाएगा। क्यों? इन्फ्लेशन के वजह से।
इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है ना। बॉन्ड का वैल्यू घट गया और बॉन्ड को वो बेचना चाहता है, तो जो खरीदेगा तो कम ही पैसा में खरीदेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा इसको। तो ये दोनों तरफ आपको नुकसान हो रहा है। एक तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हो रहा है, और दूसरा है कि आप इस बॉन्ड को बेचना चाहते हो, यानी कि शेयरिंग बॉन्ड बनाना चाहते हो, बेच सकते हो आप बेचोगे तो आपको नुकसान ही होगा। यही तो तुम्हारा सिलिकॉन बैंक वैली किया है। सिलिकॉन वैली बैंक यही नहीं किया है जी, हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला जो बॉन्ड था उसको बेचा है उसने। क्यों? क्योंकि उसका लॉकअप हो गया और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया वहाँ पे। जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसका बॉन्ड प्राइस कम हो गया। जब बॉन्ड प्राइस कम हुआ तो खरीदने वाला आदमी कम पैसा दे रहा है इसको, इसका नुकसान हो गया पूरी तरीके से। दैट इज कॉल्ड हेल्ड टू मैच्योरिटी। तो यहाँ पे सवाल है कि क्या हमारा इंडिया का बैंक भी रिस्की है? तो इंडिया का बैंक रिस्की नहीं है, क्योंकि हम कितना परसेंट अलाउ करते हैं? ओनली 23% अलाउ करते हैं। कि जो आपका इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए ऐसे बॉन्ड पे हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला पे बस 23। कोविड से पहले तो वो भी कम था, 19% के आसपास था। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ जी, वही समझाए थे उस दिन आई टूडे में समझाए थे। उस समय 19% था, इसको बढ़ा के 23% कर दिया। और एक्सपर्ट ने क्या कहा? एक्सपर्ट ने बोला कि उसको 19% कर दो, फिर से 19% कर दो। 19% कर दोगे तो रिस्क कम रहेगा। देखो हटाओ बच्चे लोग को। और देखो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क है, जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो कम होगा। यानी कि अब बाकी कंट्री में क्या है, सिलिकॉन बैंक वैली में क्या है? सिलिकॉन बैंक वैली में उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो भी उसके पास सरप्लस पैसा आया था स्टार्टअप से, उसने क्या किया? सब इन्वेस्टमेंट कर दिया तुम्हारा ट्रेजरी बिल में। मैं इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप लोग? 23% कर सकते हो। और बाकी जो पैसा है, बाकी पैसा वो अपना दूसरा शेयर में लगा सकता है, इंश्योरेंस में लगा सकता है, रिटेल को दे सकता है, प्रायोरिटी को दे सकता है, कॉर्पोरेट को दे सकता है। तो बाकी जगह से तो कमा ही रहा है। जो रिस्क है तुम्हारा 23% ही रिस्क है। तो इंडिया में फेलियर होने का चांस कम है स्टूडेंट। होप से समझ में आ गया। पिछले एडिटोरियल्स में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दिए हैं इस पर। हाँ हाँ, नहीं कट नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा इसका। हाँ नहीं मिलेगा उसको। कब मिल जाएगा? तो बॉन्ड प्राइस का दाम ही घट गया। वो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा बॉन्ड प्राइस का दाम कम हो गया। जितना में खरीदा था उतना में बिकेगा ही नहीं उसको। मैं इमरजेंसी केस में करेगा क्या? वो बेचेगा तो पैसा कम आएगा। वही सिलिकॉन बैंक वैली के साथ हुआ था। समझ गए स्टूडेंट? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी समझ लो ना। अभी तो ऐसे ऊपर ही बताया है तुम लोग को, यहाँ पे समझो। ऊपर ही नहीं, सब बता ही दिया, इसमें सब अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो, हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज आर परचेज टू ओन अंटिल मैच्योरिटी। जब तब तक रहेगा जब तक मैच्योरिटी खत्म ना हो जाए। एंड दे आर डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म। अदर फॉर्म मतलब ट्रेडिंग या फिर शेयरिंग, समझ गए ना। और जब बात होगा हेल्ड टू मैच्योरिटी तो हमेशा कोमल बॉन्ड से रिलेटेड ही होगा। बाकी तुम्हारा शेयर से रिलेटेड नहीं हो सकता है। शेयर मतलब जानते हो ना, दो तरह का हो सकता है, एक बॉन्ड मार्केट, एक शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। बॉन्ड वाला शेयर वाला हो सकता है। बॉन्ड जो शेयरेबल है वो अलग चीज़ होता है, ये केवल बॉन्ड के साथ रिलेटेड है स्टूडेंट। एक डेप्ट मार्केट होता है ना जी, शेयर मार्केट होता है डेप्ट मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दो। मोर अबाउट द STM सिक्योरिटी, शेयर्स डू नॉट हैव, देखो वही बोला ना, शेयर के साथ मैच्योरिटी डेट नहीं होता, इसलिए वो क्वालिफाइड नहीं होगा हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी के लिए। समझ में आ गया ना। बॉन्ड्स या फिर इस तरह का जो भी डेप्ट व्हीकल्स, ठीक है, जो भी डेप्ट वाला चीज़ है, जैसे एग्जांपल देखो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, जानते हो ये सब बताए थे क्लास में। ये सब तुम्हारा क्या STM के इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल है। STM सिक्योरिटी देखो क्या होता है, इसमें कंसिस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम, यानी कि कूपन रेट उतना ही मिलते रहेगा। 1% तय हुआ है, 1% आपको मिलते रहेगा। एंड हाउएवर दे आर नॉट आइडियल। यदि इन्वेस्टर तुम्हारा क्या है, उसको शॉर्ट टर्म में चाहिए पैसा, तो वो आपके लिए नहीं है। फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। दे आर टिपिकली रिपोर्टेड एज नॉन करेंट एसेट एंड दे आर ओनली रिपोर्टेड एज अ करेंट एसेट इफ दे हैव मैच्योरिटी डेट ऑफ 1 ईयर। यदि 1 ईयर से कम हो तो उसको आप करेंट एसेट के रूप में यूज़ कर सकते हो। बट लॉक इन पीरियड बहुत लंबा हो जाए, 5 साल के लिए हो जाए, 10 साल के लिए हो जाए, तो उस समय उसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उस समय क्योंकि तुम्हारा लॉक इन पीरियड हो, इसमें लॉक इन पीरियड होता है ना, कितना साल के लिए तुम ले रहे हो।
दे हैव एन कॉस्ट ऑफ, ठीक है वही बात है, मतलब क्या है तुम्हारा, एमोटाइजेशन इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्रीमेंटेड थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी कि इस प्रोसेस का मतलब क्या है, तुम्हारा कितना एसेट का दाम बढ़ा है उसको एडजस्ट करने का। क्यों, जानते हो कि पहले इन्फ्लेशन कुछ और था, इंटरेस्ट रेट कुछ और था, अभी कुछ और हो गया, तो उस हिसाब से जो 100 रुपये का जो तुम्हारा बॉन्ड था वो अब 90 रुपये का हो गया, एडजस्ट करोगे इंटरेस्ट रेट के साथ सब, तो उसी प्रोसेस को हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसका भी हम खींच दिए थे, देखो ये सेम चीज़, दोनों 79 और 80 दोनों क्लोजली एसोसिएटेड हैं। इंडिया में एलएम नहीं हो सकता है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। देखो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्या होता है, जैसे मान लो कि एक बैंक है, बढ़िया समझना स्टूडेंट, एक बैंक है, बैंक में बैंक में तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट होता है, यानी कि लंबा टाइम के लिए, टाइम डिपॉजिट इसको बोलते हैं, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, और 1 साल के लिए भी होता है, 2 साल के लिए भी होता है, इस तरह का होता है। तो यानी कि आपके पास, बढ़िया सुनना, जो लाइबिलिटी है, जो आपका डिमांड है, सॉरी लाइबिलिटी, और आपका जो क्या एसेट, एसेट मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे एग्जांपल ये भी तो एसेट ही है, इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, और जो आपके ऊपर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या है, आपके ऊपर डिपॉजिट्स, तो ये बीच में वो नहीं होना चाहिए, हाँ मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। मिसप्लेस कैसे हो सकता है कि आप जो लोन दे रहे हो वो लंबा जेस्टेशन पीरियड के लिए है, लेट से लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के लिए है, ठीक है, और जो आपका जो डिपॉजिट हो रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तब तो बहुत बड़ा लाइबिलिटी मिसमैच हो जाएगा। तो इंडिया ऐसा नहीं होता है, इंडिया बहुत अच्छा है। कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ है हमारा, वी हैव सीन, अधिकतर देखोगे हमारा बैंकिंग रेगुलेशन तो बहुत टाइट है कि नहीं, बहुत टाइट है हमारा, और आरबीआई इसके लिए स्ट्रेस टेस्ट भी करवाती है, साल में आपको 2 बार करना होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे एडिटोरियल्स में, बिल्कुल वही सब चीज़ है। देखो यहाँ पे कि जो तुम्हारा ये हाईलाइट द नीड टू मैनेज एएलएम रिस्क, जो सिलिकॉन बैंक वैली जो फेल किया है, तो इसलिए इंडिया पे भी बात आया कि भाई हमारा इंडिया में कितना बेटर है, इंडिया बहुत बेटर है। क्यों, देखो यहाँ पे बैंक्स इन इंडिया हैव मैसिव रिटेल बेस, देखो मैसिव रिटेल बेस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है हमें, नंबर 1। दूसरा देखो 57% जो तुम्हारा वो जो था वो ज़्यादा बेटर है हमारा, जबकि देखो इसका देखो दिक्कत वाली बात ये कि सिलिकॉन बैंक वैली में 35% था, यानी कि 35% आपका जो है कि आप सिंगल को दे रहे हो। सिलिकॉन वैली में सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि स्टार्टअप को देते थे केवल आप, तो आपका जो लोन है वो डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। इंडिया में देखो हेल्थ टू मैच्योरिटी वाला भी 23% ही है। और दूसरी बात है कि जो हमारे पास जो पहले वाला जो चीज़ था क्या था बताओ तो, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट है ना, जो रिवर्स रिपो रेट था उसको हटा के हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाए कि नहीं लाए। तो ये सब काफ़ी प्रमाण है बताने के लिए कि हमारा सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, और स्ट्रेस टेस्ट तो करवाते ही हम लोग, समझ गए ना, ये हो गया। बाकी भी बता दिए हैं सब चीज़, जो अभी रिसेंट पढ़े हो पूछा जा सकता है स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, मेंस में सवाल बहुत अच्छा बनता है। सिलिकॉन बैंक फेलियर हुआ तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम कर सकता है कि रिसेंट न्यूज़ में सिलिकॉन बैंक वैली आया था, किस कॉन्टेक्स्ट से आया था बताओ, इन्वेस्टमेंट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, दोनों है या दोनों में कोई नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क हुआ ही है। आमतौर पे जो बैंक फेल होती है वो तुम्हारा क्रेडिट रिस्क से फेल होती है, समझे, पूछेगा इस तरह का सवाल सब। आगे देखो 97 खत्म कर दिए वो सब चीज़। अब यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल और बिहार चाइल्ड मैरिज देखो ज़्यादा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होता है। देखो वही बताया गया है कि ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, दोनों में एक ही सेम डेटा है। आगे जाओ, देखो ये अच्छा खबर है हमारे इंडियन रेलवेज़ के लिए कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चल रहा है। अभी देखो अभी 2022-23 में 85% हो गया हमारा, और विदिन 2 और 3 ईयर्स 100% हो जाएगा। हाँ, रेलवे का कमिटमेंट था कि नहीं था ये। मगर दिक्कत क्या है पता है, हमारा सबसे बड़ा दिक्कत रेलवे में एक ऑपरेटिंग रेशियो। अभी भी 100 रुपया कमाने के लिए 98 समथिंग खर्च करना पड़ता है, 96-97 खर्च करना पड़ता है हमें, तो ऑपरेटिंग रेशियो बहुत कमज़ोर है। और इस बार तुम लोग बजट में जानते हो कि भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का वचन दिया है, और वो 10 लाख करोड़ में 2.4 लाख करोड़ कहाँ रेलवे पे ही जाएगा, और 2.4 लाख करोड़ कितना है भारत के जीडीपी के हिसाब से 1% है। इस बात को भी समझना होगा तुम लोग को। मगर दिक्कत क्या है कि तो भारत सरकार के मोहताज पे पल रहा है रेलवे, अपना तो उसका जनरेटिंग पावर है ही नहीं। ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, वही रेलवे का बता दिए। इस बार देखो 1% ऑफ जीडीपी हो जाएगा वो। आगे देखो टेलीकॉम सेक्टर, बताओ डुओपोली होने वाला है, क्योंकि जानते हो वोडाफोन और जो आइडिया एक साथ आया वो तो डूबने वाला है। देखो इतना खर्च हो गया उसके ऊपर।
$2.2 ट्रिलियन का कर्ज है उसके ऊपर, कहाँ से देगा वो? जब वो ठीक से नहीं दे पाएगा स्टूडेंट, वो ठीक से नहीं दे पाएगा लेट्स, स्थिति बहुत खराब हो जाएगा। स्थिति इसलिए खराब हो जाएगा तो उसके बाद रिलायंस जियो और तुम्हारा एयरटेल यही रहेगा, तो डुओपोली हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो फिर वही वाला BSNL तो कहीं नहीं, हटा दो उसको, फालतू का चीज़ है वो। तो 2 पावर रहेगा, डुओपोली हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा। समझ गए? आगे देखो हमने PLI स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे बल दिया कि नहीं दिया? देखो लगभग हम लोग 4,500 करोड़ रुपया दे रहे हैं इसको, है ना। उसके बाद देखो फार्मा पे हम लोग 1,200 करोड़ रुपया दे रहे हैं, ड्रोन्स पे भी दिए हैं एंड सो ऑन। टेक्सटाइल पे देखो 5 करोड़ दिए हैं, फूड प्रोसेसिंग पे देखो लगभग 1,500 करोड़ दिए हैं। थोड़ा रैंडम थॉट्स, समझ गए ना स्टूडेंट? तो रैंडम थॉट्स देखते हैं, थोड़ा टाइम लग गया उसको बताने में, ठीक है, वो ज़रूरी था क्योंकि बताना ही पड़ता वो चीज़। देखो एक कंप्यूटर जो कि ह्यूमन ब्रेन सेल से काम करे, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के सेल से, बताओ ऑर्गोनाइट जिसको बोलते हैं, तो ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलोगे? बायो कंप्यूटर। देखते हो कहाँ कहाँ पहुँच गया, यानी कि हमारे ह्यूमन ब्रेन सेल से जो पावर्ड होने वाला जो कंप्यूटर है, दैट इज कॉल्ड बायो कंप्यूटर। सही आंसर है ये। आधार मित्र, देखो ये भी क्या चैट बोर्ड है जहाँ पे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब तुमको बेस्ट बताएगा, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को देख लेगा अच्छे से। सही स्टेटमेंट है ये। क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, पॉल्यूटेंट्स, बिल्कुल ये रीज़न है जिसके वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब है वो बढ़ते चला जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, नंबर 1 होगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ये ठीक से देखोगे, रिसर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा लगभग 140 सोसाइटी अलग अलग कंट्री का मिल के बनाया है, तो इसलिए ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको ठीक कर लो। इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है नामदफा, क्या वो नागालैंड में है? तो बिल्कुल नहीं, वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। उराल ब्लेंड, सोकोल ब्लेंड एंड ESPO ब्लेंड बिल्कुल रिसेंट न्यूज़ में रहा है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है रसिया का, तो सही स्टेटमेंट है ये। साक्स हुआ, वेल्स या जितने भी सेल्फिश मतलब वो वाला सेल्फिश नहीं है, फिश का नाम है ये एक्सटेंड हो रहे क्यों? ह्यूमन एक्सप्लोइट, स्पेशली मेडिसिन के लिए। समझ रहे? फूड एंड मेडिसिन दोनों ही होगा। देखो ये देखो, क्या शेयर भी आएगा हेल्थ टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी? बिल्कुल नहीं आएगा, केवल बॉन्ड ही आ सकता है, वी हैव सीन, या सिमिलर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट हो। साखलिन ऑयल फील्ड इन ईरान, जिसमें ONGC का क्या 50% स्टेक है? तो ONGC का 50% स्टेक नहीं है जी। ONGC का जो 50% स्टेक है दूसरे वाला फील्ड में है, देखो तो ये नहीं होगा, हाँ ये फॉल्स होगा, ठीक है, नहीं है, ONGC का इतना स्टेक नहीं है। अभी देखो जस्ट हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी इन सबमरीन वाज शेयर्ड बाय US ओनली इन ब्रिटेन, 1958 को ही दिया था ना, और अभी जाके 2021 में सितंबर या अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया को देने का बात किया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है वो। ये देखो टेररिस्ट कन्फाइनमेंट प्रिजन्स जो रिसेंटली न्यूज़ रहा वो हंडारुस का है ना, एल सल्वाडोर, तो गलत हो गया ये। इंडिया का जो एडिबल जो ऑयल इंपोर्ट है, ठीक है, पाल्मियन छोड़ के, वो ज़्यादातर क्या क्या होगा? सोयाबीन होगा, सनफ्लावर होगा, बट मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं मंगवाते हैं हम, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल मंगाते। मस्टर्ड है हमारे पास, गुजरात और महाराष्ट्र सब में है, इसलिए गलत हो जाएगा। एंजल टैक्स, देखो एंजल टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल है? अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर, एंड स्टार्टअप, सब स्टार्टअप एग्जेम्प्टेड नहीं है स्टूडेंट, वही स्टार्टअप एग्जेम्प्टेड है जो कि DPIIT के अंदर है, बताए थे, इसलिए गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। वो स्टार्टअप जिसने रजिस्टर कर लिया DPIIT जो मिनिस्ट्री था, वो जो डिपार्टमेंट था, वही रहेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखो ये सही दिया गया है। एंजल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जरूरी होता है कॉस्ट ऑफ शेयर अबव द फेयर मार्केट, है ना, वैल्यू स्टेटेड एज ए इनकम, यानी कि कितना मान लो कि बेस था उसका 100,000 दे रहे हो, तो बीच का तो 90 जो 900 है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, वो ये करेक्ट है। एंजल टैक्स इसी तरह कैलकुलेट किया जाता है। इक्विटी क्राउड फंडिंग इज मोर कॉमन विथ प्रोटोटाइप, देखो भारत में इक्विटी क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो RBI जो बोलती है वो कहती है कि इक्विटी नहीं, शेयर क्राउड होना चाहिए, इक्विटी नहीं। इक्विटी मतलब खरीदने वाला वो चीज़ नहीं है, आप शेयर तक कर सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा ये तुम्हारा। इक्विटी क्राउड फंडिंग नहीं होता है भारत में, स्टेटमेंट गलत है ये। हैनन आइलैंड जानते हो, न्यूज़ में रहा है ना, बोला है कि दुबई की तरह बनाएगा चाइना, साउथ चाइना सी का ही पार्ट है। पैराबेंस, इस तरह का पूछेगा सवाल तुम लोग को, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रहा है। पैराबेंस जो न्यूज़ में रहा है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, कई बार बता चुके हैं। ये तुम्हारा फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है पैराबेंस, समझ गए।
अब देखो 20th सेंचुरी में टाइगर, एशियाटिक लायन, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, ग्रेटर वन, इसका सबका रेशियो बढ़ा है। ये करेक्ट बात है, सबका रेशियो बढ़ा है स्टूडेंट। एक्वापोनिक्स का मतलब क्या है कि दोनों ही आपका फिश और प्लांट एक साथ ही हो रहा है। फिश और प्लांट, देखो बेस्ट एग्जांपल कह सकते हो चाइना में जो राइस कल्टीवेशन होता है एक्वापोनिक्स का ही एग्जांपल है, दोनों एक साथ हो रहा होता है। ठीक है, भारत में भी होता है बट चाइना तो मैसिव लेवल पर करता है ये चीज़। लास्ट देख लो, क्या रसिया बाउंड्री शेयर करता है अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ? तो ऐसा नहीं है, अर्मेनिया के साथ नहीं करता है, वो अजरबैजान के साथ करता है। मगर दूसरा एक ट्विस्ट है, जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद है, उसमें फिर अर्मेनिया है, अजरबैजान नहीं है। जबकि SCO में भी तुम्हारा रसिया, चाइना सब है। समझ गए? दैट्स इट।